विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज करना हमने उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता यानी राज्य विधानमंडल और राज्य कार्यपालिका से किसको, उच्च न्यायालय को प्रभाव से मुक्त रखने के लिए, उसके प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपके पास मेंस में भी आ सकता है, बाकी प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर तथा राज्य कार्यपालिका यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे नंबर 1, संविधान के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को दी गई है। किसको दी गई है? ये खास ध्यान रखना आपने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति। तो संविधान के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल। यहाँ पर 3 पढ़ने पड़ेंगे हमें। कौन कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, और तीसरा मैंने बताया संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये प्रावधान करके क्या किया गया भाई? उच्च न्यायालय को राज्य विधानमंडल और राज्य कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयास किया गया। ठीक है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल नियत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल नियत है। राज्य मंत्री परिषद या विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से नहीं हटा सकते। कौन नहीं हटा सकते भाई? सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होंगे उनको हटाने के 2 ही आधार होते हैं, साबित कदाचार और असमर्थता। और उसको हटाने का अधिकार किसको होता है? संसद को। संसद में चलेगी कार्यवाही, ये पता है, और बड़ी कठिन है। ऐसे ही मैंने कहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल नियत है। राज्य मंत्री परिषद या विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से नहीं हटा सकता। और न्यायाधीश जो है वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। कितने साल तक? सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था 65 वर्ष, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 62 वर्ष। और ये भी बता दूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना होगा अगर, तो वो भी साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा, है ना, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से पास होगा और उसी सत्र में राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब जाके हटा सकते हैं। समझ में आया? यानी राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं है, ना ही स्टेट की मंत्री परिषद को अधिकार है। बाकी 62 वर्ष की आयु तक उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है। इस अवधि से पूर्व न्यायाधीशों को केवल संसद द्वारा महाभियोग की विशेष प्रक्रिया, किसके द्वारा? सबसे पहले तो अब यहीं पर गड़बड़ होता है। मैंने कहा स्टेट हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। हाई कोर्ट स्टेट में होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है और किन आधारों पर हटा सकता है? तो संसद महाभियोग के द्वारा हटाएगी। 2 ही आधार होंगे, साबित कदाचार और असमर्थता। तो महाभियोग की विशेष प्रक्रिया के आधार पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, अतः इसे आसानी से व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। तीसरा काम जो कर रखा है संविधान में वो ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक निश्चित वेतन और भत्ता दिया जाता है। निश्चित वेतन और भत्ता दिया जाता है। वित्तीय आपात को छोड़कर किसी भी दशा में उनके वेतन एवं भत्ते में पद ग्रहण करने के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता या कोई कमी नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पर होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर भारित होते हैं। कहाँ पर लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 202 में। आर्टिकल
202 में। मैंने कहा जैसे जब बोलेगा कि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं तो 112 में है, जब बोलेगा राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं तब हम बोलेंगे 202 में। लेकिन अगर बोलेगा संचित निधि का आर्टिकल कौन सा है, 266 है। आकस्मिक निधि का आर्टिकल कौन सा है, आंसर 267 है। याद कर लो, 4-5 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो भारत राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 202 ब्रैकेट में 3 लिखना है, फिर ब्रैकेट में डी या घ लिखना है, क ख ग घ, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 202 के 3 के घ में, ठीक है। राज्य विधानमंडल उसमें कोई कटौती नहीं कर सकता। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब ध्यान देना, जब तक वो राज्य में कार्यरत हैं एज ए न्यायाधीश, तब उनका वेतन भत्ते वगैरह जो होंगे राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन कहाँ से दी जाएगी, तब भारत की संचित निधि से दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी, भारत की संचित निधि। ये कहाँ लिखा हुआ, ये भी आर्टिकल 112 के 3 के घ के 3 में लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ 112 ब्रैकेट में 3, फिर ब्रैकेट में घ और ब्रैकेट में थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है। सर क्लियर हो गया। अगली बात लिखी है संविधान में कि अपने कर्तव्य निर्वहन में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल में वाद विवाद यानी डिस्कशन नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 211 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ, उच्च न्यायालय अपने अवमान के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, दंडित कर सकता है। ये आर्टिकल 215 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ, अगर न्यायालय की अवमानना हो गई तो अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है उच्च न्यायालय, आर्टिकल 215 के तहत। और क्या कर रखा संविधान में ये व्यवस्थाएं, उच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली और अधिकारियों और कर्मचारियों पर उच्च न्यायालय का ही नियंत्रण रहता है। किसका, उच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली और अधिकारियों व कर्मचारियों पर उच्च न्यायालय का ही नियंत्रण रहता है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, छुट्टी, पदोन्नति, पदावनति के लिए जो नियम है उच्च न्यायालय ही बनाता है। उच्च न्यायालय ही अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के लिए नियम बनाता है और कार्यप्रणाली का निर्धारण करता है। इससे न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होती है। वैसे हमने डीपीएसपी में पढ़ा था कहीं पर, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। किस आर्टिकल में पढ़ा था, आर्टिकल 50 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मैंने कहा इस प्रकार इससे न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहती है। ठीक है भाई, जब कार्यप्रणाली, अधिकारी, कर्मचारी सब उच्च न्यायालय के अधीन होंगे, इवन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होंगे वो किसके अधीन होंगे, उच्च न्यायालय के अधीन होंगे। कर्मचारियों की नियुक्ति, छुट्टी, प्रमोशन, डिमोशन सब किसके पास होंगे, उच्च न्यायालय के पास होंगे। तो क्या होगा, न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहेगी। क्लियर हो गया। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय तथा उन उच्च न्यायालयों जिसमें वह स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है के समक्ष वकालत कर सकता है। क्या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वकालत कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। कहाँ पर कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है, या उन उच्च न्यायालयों में कर सकता है जिनमें वह स्थायी न्यायाधीश के रूप में काम नहीं किया है, जहाँ पर उसने काम नहीं किया। अगला है सर्वोच्च, और क्या व्यवस्था कर रखी, सर्वोच्च न्यायालय के समान उच्च न्यायालयों का भी यह अधिकार और दायित्व है कि वे संविधान की रक्षा करें, संविधान की व्याख्या करें। अतः संविधान के विरुद्ध होने पर वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अविधिमान्य या अवैध घोषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अविधिमान्य या अवैध घोषित कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अगर मुझे पेपर बनाने के लिए जाता तो मैं मुख्य परीक्षा में यही क्वेश्चन बनाता, और ये एक तैयार कर लो, बाकी अपना आप तैयार हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा संविधान में ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं कि उच्चतम न्यायालय क्या जो विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रहे, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि उच्च न्यायालय के लिए संविधान में ऐसे कौन सी प्रावधान किए गए हैं जिससे कि क्या निष्पक्ष होकर कार्य करे वो और विधानमंडल और राज्य कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रहे। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया मेंस का। तो जितना मैंने अभी बताया इसको मेंस के प्रश्न की तरह क्या करना, आपने लिखना है और साथ में एनालिसिस भी करना है कि भाई इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि वेतन एवं भत्ता
भारत की या राज्य की संचित निधि से दिया जा रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, या इससे क्या फर्क पड़ रहा कि इनको हटाने का प्रावधान, जो प्रावधान है वो क्या है, बड़ा जटिल है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो निष्पक्ष होकर क्या करेंगे, न्याय करेंगे। अगर माना नौकरी खतरे में होगी, माना कोई जज बैठे हैं और अगर इस तरह का प्रावधान नहीं किया और सरकार, भारत सरकार का केस आ रखा है, तो क्या हो जाएगा, पार्शियलिटी हो सकती है भाई। इम्पार्शियल होकर अगर आपको अपना निर्णय देना है तो सबसे पहले आपकी जॉब बची हुई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब जॉब कैसे बची हुई कि न्यायाधीशों को केवल साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटा सकते हैं। पैरालाइज्ड हो गया कोई जज तो हटा सकते हैं कि भाई अब इनके बस का नहीं है, ये क्या है, मेडिकली फिट नहीं है। या फिर कदाचार, साबित कदाचार, कौन सा, और उस कदाचार को साबित करने के लिए बड़ी कठिन प्रक्रिया दी गई है। भले ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, लेकिन संसद में चलेगी कार्यवाही। तो अगर लोकसभा में चलेगी तो 100 सांसद होने चाहिए पहले, तो वो लिख के देंगे कि हम जज साहब पर क्या कर रहे हैं, संकल्प पत्र जिसको बोलते हैं, कि साबित कदाचार साबित करना चाह रहे हैं। फिर वो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष की मर्जी होगी कि उसको स्वीकार करे या ना करे। फिर उस लोकसभा में जितने उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं 2/3 बहुमत से पारित करेंगे। फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से क्या करेगी, पारित करेगी, और उसी सत्र में राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेगा। तो प्रोसेस कठिन है। तो जब आपको ये पता चल गया कि जिस पीठ पर मैं बैठा हूं उसको हटाना इतना आसान नहीं है, तो आप इम्पार्शियल होकर क्या करेंगे, समझ में आया? या इससे क्या हो जाएगा कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अरे भाई, सरकार परेशान भी तो कर सकती है, जज साहब का वेतन नहीं देगी 6 महीने तक, लेकिन जब आपको पता है कि राज्य की संचित निधि पर भारित है, वो आना ही आना है वेतन। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते भाई, मशीनरी जो सरकारी होती है वो आपको पता है परेशान कर सकती है ना। माना आपने सरकार के विरुद्ध डिसीजन दे दिया और क्या ये बोला गया कि भाई अभी नहीं आ रहा है, ट्रेजरी से नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है। कई कर्मचारियों का सुना होगा आपने कि 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिलता, और जज साहब को परेशान कर दिया, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? इस पे तो वोटिंग भी नहीं होती है, राज्य की संचित निधि पर भारित है। राज्य विधानमंडल इस पर चर्चा कर सकता है, बात कर सकता है, पर वोटिंग नहीं कर सकता, कुछ होता ही नहीं इसमें। वो तो है, मिलना ही मिलना है। तो क्या हो गया, एक प्रकार से आपका पद क्या हो गया? अरे भाई, आपको हटा सकता नहीं कोई, वेतन मिलना ही मिलना है, कोई अलाभकारी परिवर्तन कर नहीं सकता कोई। अच्छा, ऐसे भी परेशान नहीं कर सकते हम जज साहब को कि जज साहब ने छुट्टी मांगी और कहा कि नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। भाई, अलाभकारी उनके पद, उनकी नियुक्ति के बाद जो उनकी छुट्टी, पेंशन, जो भी है, वेतन भत्ते, वो सब क्या है, क्या है। और नीचे का जो कर्मचारी है उसको काम करना ही पड़ेगा। अगर माय लॉर्ड ने बोल दिया कि भाई ये काम होना है तो होना है, क्योंकि उसका भी क्या है, वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी सब उच्च न्यायालय के हाथ में। किसके हाथ में? ये है कहानी। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने मेंस की तरह तैयार करना है। अब अगर मैं बोलूं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, डिफरेंस करके, मतलब इधर उधर दोनों। अगर मैं कहूँ कि एक बीच में क्या कीजिए, लाइन खींचिए, इधर सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखिए, इधर हाई कोर्ट के बारे में लिखिए, तो जो अंतर है, तुलना है, वो कैसे करेंगे हम? तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के लिए बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बोलेंगे भाई सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, इसके संबंध में प्रावधान जो है संविधान के भाग 5 में है, अध्याय 4 में है, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? 124 से 147 के बीच में है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा, फिर दूसरी तरफ जाएंगे हम बोलेंगे उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, इसके संबंध में प्रावधान जो भाग 6 में है, अध्याय 5 में है, आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि पूरे देश के लिए, सर्वोच्च न्यायालय पे आ रहे हैं हम, पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है जो दिल्ली में स्थित है, किंतु वह अपनी बैठक किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। और किया है ऐसा, हैदराबाद में किया है, मेरे ख्याल से श्रीनगर में किया है एक बार, है ना। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, किंतु संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। क्या कर सकती है? एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। फिर अगर
सर्वोच्च न्यायालय में जाएं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये दोनों समानताएं हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा। फिर अगला, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या निश्चित है, जो लगभग कितना 1+33, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको है? संसद को है। अगर दोबारे और बढ़ाने हैं तो कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकती है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। भाई जो सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हाँ, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। अब हमारे उत्तराखंड में कम है न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद की तुलना में, तो सबसे बड़ा न्यायालय कौन हो गया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो गया, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा? भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो वो संसद करेगी, लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इन्हीं में फंसाया जाता है आपको। क्या किया जाता है? 2 स्टेटमेंट बना के दे देंगे। क्या बनाएंगे? वैसे सही स्टेटमेंट तो यह कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको है? संसद को है। और राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो लेकिन राष्ट्रपति ऊपर लिख देंगे, संसद नीचे लिख देंगे। अब बोलेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? कूट दे देंगे 4, 1 सही है, 2 गलत है, 2 सही है, 1 गलत है, दोनों गलत है, दोनों सही है। उसी में तो फंसाया जाता है। तो एक समझदार मछली की तरह क्या पहचानना है कि कांटा है किसके अंदर? वो जो दे रखा है आटा, उसके अंदर है कांटा, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं कि खाना ही छोड़ दिया कांटे के डर से। पहचानना है, चतुर बनना है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय ना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। कौन करता है भाई? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 129 में लिखा हुआ। उच्च न्यायालय भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय। कहाँ लिखा हुआ? 215 में लिखा हुआ। इसका मतलब 129 को 215 के साथ मिलके पढ़ना है। किसके साथ? 129 को 215 के साथ मिलके पढ़ना है। फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। कितना? लेकिन जब हम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता पढ़ते हैं तो कम से कम 10 वर्ष तक भारत के न्यायिक अधिकारी के रूप में पदासीन रहा हो। तो बस अंतर इतना ही है। बाकी मैंने कहा यहाँ पे 5-10 पढ़ते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम 10-10 पढ़ते हैं। तो 5-10 कैसे है? तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत क्या अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, और तीसरा राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधि वेता हो। जबकि हम इसमें क्या पढ़ते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 10 वर्ष तक भारत में न्यायिक अधिकारी के रूप में पदासीन रहा हो, और किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। क्या कर चुका हो? ठीक है। सेवानिवृत्ति की आयु सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है, और सेवानिवृत्ति की आयु उच्च न्यायालय में कितनी है? 62 वर्ष है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उन्हें 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मिल रहा है। जबकि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को उतना मिल रहा है जितना अन्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में मिल रहा है। यानी 2,50,000 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिल रहे हैं, और 2,25,000 रुपये अन्य न्यायाधीशों को मिल रहे हैं उच्च न्यायालय के वेतन की अगर बात की जाए, है ना। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? लेकिन उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। 141 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ? आर्टिकल 141 में लिखा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ? 112 में लिखा, 112 के 3 में लिखा हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि भारत जो पेंशन होती है, रिटायरमेंट के बाद की जो पेंशन होगी, वो भारत की संचित निधि पर भारित होगी। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अधीन सिर्फ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 32। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है उसका।
उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के दिन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए तथा किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति है। इसका मतलब उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय से क्या है, विस्तृत है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के पश्चात राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कितने? कोलोजियम सिस्टम बोलते हैं ना उसको खत्म करने का प्रयास किया गया था न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से, लेकिन न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्या कर दिया, घोषित कर दिया। तो मैंने कहा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जब होती है तो उस समय मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के पश्चात राष्ट्रपति को परामर्श देता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के पश्चात राष्ट्रपति को परामर्श देता है। लेकिन अगर ट्रांसफर करना हो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, तब 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से पूछेगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देगा किसको, राष्ट्रपति को। समझ में आया? सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की यानी एडॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है। क्या है? एडॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है, जबकि उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। किनका? अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, जबकि आर्टिकल 224 के तहत उच्च न्यायालय में 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश यानी एडिशनल जज नियुक्त किए जाने का प्रावधान। अपर बोलते हैं एडिशनल जजेस नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। अब यहां से 2 स्टेटमेंट बना के दिए जा सकते हैं। बोलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में, ये ऐसे बोलेगा उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट बना के देगा सर्वोच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। अब आप बोलोगे दोनों में नहीं है कर रहा है, तो लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही बताए मैंने। क्या बताए? दोनों स्टेटमेंट सही बताए। बस क्या कर देगा घुमाने के लिए आपको, जहां पर उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ वहां उच्च न्यायालय लिख देगा, जहां उच्च न्यायालय लिखा हुआ वहां उच्चतम न्यायालय लिख देगा, और फिर क्या फंस जाएंगे किसमें, ट्रैप में। समझ में आया? तो मैंने कहा उच्च न्यायालय में एडॉक जज नहीं होते हैं, हाई कोर्ट नो एडॉक जज, ऐसे याद करो। क्या? हाई कोर्ट नो एडॉक जज, सुप्रीम कोर्ट नो एडिशनल जज। सुप्रीम कोर्ट 1+33 है तो 1+33 रहने हैं, चाहे कितना बर्डन हो जाए। चलो जी, राष्ट्रपति द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगे जाने पर वह आर्टिकल 143 के तहत उसे अपनी राय देता है। ठीक है। उच्च न्यायालय को परामर्श क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। परामर्शदात्री जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास 143 है, हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय तथा अधिकरणों पर अधीक्षण यानी सुपरिटेंडेंस करने की शक्ति है। ठीक है। फिर थोड़ा सा, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। आप कहाँ से आ रहे हो भाई? सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हो, आप वकालत नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। ऐसे अन्य उच्च न्यायालयों में जिसमें स्थायी न्यायाधीश के रूप में जिसमें काम नहीं किया है, वहां पर क्या कर सकता है? उनको छोड़कर किसी न्यायालय में वकालत कर सकता है। 220 में लिखा हुआ है ऐसा। सर्वोच्च न्यायालय वाला नहीं कर सकता, आर्टिकल 124 के 7 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 124 के 7 में लिखा हुआ। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया भाई? तो बस आपने इस तरह से क्या करना है, दोनों में अंतर और इससे पहले जो मैंने बताया उन दोनों क्वेश्चनों को क्या करना, आपने तैयार करना है। ठीक है। अब इसके बाद मैं कराऊंगा अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अलग टॉपिक है।